देखिए भाई लोगों, आपने देख लिया होगा स्क्रीन पर हमारा राशन अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर ये शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप हमसे मिलिएगा। यह है आपका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं आपको जो चैप्टर ऐसे ही आपको समझा देता हूँ बोल कर। ठीक है, एक होता है प्रत्येक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने इसमें कुछ परिवर्तन जानने होते हैं। हमें जो पहला परिवर्तन होते हैं, प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थ में कुछ ना तो कुछ परिवर्तन जरूर होगा, और जब तक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, और रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो परिवर्तन होना जरूरी है। जब तक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा, पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जब तक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखते हैं आप आगे कि ये परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी तो हमें आना चाहिए। तो ये परिवर्तन स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय। स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। सुन लिया आपने? देखो ये परिवर्तन कितने प्रकार होते हैं: स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। स्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब हमें कौन सा परिवर्तन पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, अब हम उसमें एक उदाहरण ले लेते हैं परिवर्तन के लिए। बर्फ़ पिघलने पर, बर्फ़ आप जानते होंगे, आपने खाई होगी बर्फ़। जब हमारी बर्फ़ पिघलती है तो किस में बदलती है? जल में बदलती है। बर्फ़ पहले कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। जब वह पिघल जाती है तो द्रव अवस्था में आ जाती है, मतलब कि जल अवस्था में आ जाती है, लिक्विड अवस्था में। तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो ठोस अवस्था होती है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसकी आकृति और घनत्व भी बदल जाता है। जब हम ठोस देखते हैं, जब हम बर्फ़ को देखते हैं वो ठोस में होती है, उसकी आकृति द्रव में जाकर जल में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। मतलब इसकी आकृति तो बदल रही है और घनत्व भी बदल रहा है। इसका घनत्व है जो द्रव्यमान है वो भी बदल रहा है इसका, लेकिन घनत्व के बदलने से इसका आयतन बदल जाता है। अगर घनत्व बदल रहा है तो इसका आयतन भी बदलेगा। अगर इसका घनत्व बदल रहा है तो आयतन भी बदलेगा। और जल को ठंडा करने से उसको पुनः बर्फ़ ठोस में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम जल को ठंडा करें, आपने देखा होगा जब हम पानी को फ्रिज में रख देते हैं तो वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। जब हम जल को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। जल और बर्फ़ दोनों ही रासायनिक संरचना है। जल और बर्फ़ दोनों ही मिलकर के जल और बर्फ़ दोनों ही रासायनिक संरचना है। कौन सी संरचना है? रासायनिक, जो H2O बनाते हैं, मतलब कि वाटर जल बनाते हैं। H2O संरचना है रासायनिक। बर्फ़ के पिघलने या जल के जमने में रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब आप बर्फ़ को पिघलाएंगे या जल को जमाएंगे तो कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है। पदार्थ तो उसी जल से ही तो मिल रहा है। हमें कहीं से कोई नया पदार्थ मिल रहा है तो ऐसा तो है नहीं है कि हमें वही पदार्थ मिल रहा है। अगर हम बर्फ़ को पिघलाते हैं या जल को जमाते हैं या ठोस के रूप में परिवर्तित करते हैं तो हमें पदार्थ तो उसी जल से वही पदार्थ मिलता है। हमें उसमें भी जल ही मिलता है। अगर हम बर्फ़ से जल बनाएंगे तो भी जल मिलेगा, हम अगर जल से बर्फ़ बनाएंगे तो उसमें भी जल ही है। हमने कोई नई चीज़ का तो प्रयोग नहीं किया, नहीं कोई नई चीज़ उत्पन्न होगी उससे। अब हम आगे देखते हैं। और बर्फ़ के पिघलने और जल के जमने में रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई रासायनिक रूप से नया पदार्थ नहीं बनेगा तो द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन होगा। मतलब कि द्रव्यमान उसका जितना भार है उसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। द्रव्यमान उसके परमाणु की संख्या में तो परिवर्तन होगा नहीं। H2O ही रहेगा, मतलब H2O ही रहेगा, उसमें परिवर्तन तो हो नहीं जाएगा। चाहे हम उसे ठोस में कर दें, चाहे हम उसे द्रव में कर दें, चाहे हम उसे भाप गैस में परिवर्तित कर दें। अतः ये अस्थायी परिवर्तन है। जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल था बर्फ। हमने इससे क्या समझा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अगर कोई अस्थायी परिवर्तन हो रहा है जिसमें नहीं तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है और नहीं कोई रासायनिक रूप से परिवर्तन हो रहा है तो हम उस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पर बल्कि हमारे चैप्टर में तो है नहीं है भौतिक परिवर्तन, है नहीं है, पर हमारे लिए पढ़ना तो जरूरी है। भौतिक परिवर्तन आगे काम देगा, पढ़ना जरूरी है, पढ़िएगा। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लेते हैं।
भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लोहे की छड़ को गर्म करना। अगर हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वह हमारे लिक्विड में बदल जाती है, बाहर लिक्विड में, द्रव में बदल जाती है। और हम अगर उस लोहे की छड़ को जब गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाती है। अगर हम उसी द्रव को फिर दोबारा ठंडा करते हैं तो फिर दोबारा वो लोहे में बदल जाती है। इसमें कुछ तो नया चेंज नहीं हुआ, चीज़ें वही हैं, अवस्था परिवर्तन हुआ है बस। तो उससे द्रव में बदल रहा है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, पानी से वाष्प बनना। हम जब जल से वाष्प बनाएंगे तो उसमें अगर हम जल को ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो वह वाष्प में परिवर्तित हो रही है। इसमें कोई नई तो चीज़ नहीं आ गई, वही चीज़ है, जल से वाष्प में परिवर्तन होना। लोहे से चुम्बक बनाना। अगर हम लोहे से चुम्बक बनाते हैं, जब हम लोहे के चुम्बक बनाते हैं तो चीज़ें तो वही है, कोई चेंज तो नहीं आती है। लोहे से चुम्बक बनाना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, मोम से हम पिघला देते हैं तो हमें वही मोम को द्रव में बदल लेते हैं, और जब हम मोम से उसको फिर ठोस में बदल लेते हैं ठंडा करके। अब हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में व्यक्त हो जाता है। जब हम जल में विद्युत प्रवाह करते हैं, मतलब बिजली का आदान करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में व्यक्त हो जाती है। दो चीज़ों में व्यक्त हो जाती है, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में। अब आगे देख सकते हैं आप, इस प्रकार दो नए पदार्थ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं। जब हम इसमें बिजली प्रवाह करते हैं, मतलब बिजली का प्रदान करते हैं जल में, तो हमें दो अणु प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब ये दोनों नए पदार्थ जब ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में व्यक्त हो जाते हैं तो हमें दो नए पदार्थ मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो भौतिक विधियों द्वारा पुनः जल नहीं बनाया जा सकता है। ये अगर हम हमारी बात समझने की कोशिश करें, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करें, अगर एक हाइड्रोजन लें और ऑक्सीजन लें, तो अगर हम उसको दोबारा मिलाते हैं तो क्या भौतिक विधि के द्वारा पुनः जल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। और जबकि वहाँ क्या आता है, जब हम बर्फ़ को पिघला के जल प्राप्त कर सकते थे और जल को गर्म ठंडा करके फिर दोबारा बर्फ़ बना सकते थे, पर इसमें तो हो नहीं रहा है। जब इसमें हम पुरानी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम इसको कौन सा गुण कहेंगे? रासायनिक गुण कहेंगे। अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संरचना तथा रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ठीक है, जबकि जब इसमें स्थायी परिवर्तन है, अब क्योंकि एक बार वस्तु का परिवर्तन हो गया तो दूसरी बार परिवर्तन नहीं हो सकता उसका। अगर हम जल को हाइड्रोजन और गैस मतलब भाप में चेंज कर देते हैं तो हम भाप से जल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अब आया ना मेन टॉपिक, ऐसे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संरचना बदल जाती है, इससे हम उस अवस्था को पुनः मतलब मूल अवस्था को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। उस अवस्था को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, ऐसी पढ़ाई कब से हो रही है? उदाहरण लेते हैं भोजन का पचना। जब हम भोजन को पचा लेते हैं, खा लेते हैं, तो क्या हम उससे दोबारा भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। और जब बीज का अंकुरण होता है, मतलब कि बढ़ने लगता है बीज, तो हम क्या उससे दोबारा बीज बना सकते हैं? पेड़ से नहीं बना सकते हैं। साबुन बनाना, एक बार अगर हम साबुन बना लें, तो अगर हम एक बार साबुन का झाग बना लें तो हम क्या उससे दोबारा साबुन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोयले का जलना, एक बार अगर कोयला जल जाए तो दोबारा हम कोयले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चूना बुझ जाए तो हम दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था जिसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकें या हम मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकें तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या मेन इसकी डेफिनेशन ये होगी, ये एक स्थायी परिवर्तन है। और ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना, जो प्रारंभ की संरचना होती है, प्रारंभ की अवस्था होती है और उसके प्रारंभ के गुण होते हैं, बदल जाते हैं, तो इसकी
डेफिनेशन क्या होगी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आगे समझ में। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, ब्रेक लेने बहुत पढ़ा दिया। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। अब हमारा टॉपिक आता है रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या लक्षण होते हैं वो आते हैं आगे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब तक हमने क्या समझा, ये हमने परिवर्तन ही तो समझे कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ही तो हो रहा है इसमें, पर हमको भौतिक नहीं पढ़ना है, हमको रासायनिक पढ़ना है। परिवर्तन पढ़ने हैं हमें को, रासायनिक परिवर्तन पढ़ चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं अभी। और जब हम कह रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया का मतलब ये है कि परिवर्तन होना चाहिए वस्तु में। जब तक वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी। वह यही तो लिखा है, यही तो किताबों में लिखा है कि जब तक कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये तो कहना बोलते आते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तभी कहेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलो आगे चलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए सांस लेना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? चलो आप कमेंट में बताना इसमें क्या परिवर्तन हुआ। भोजन पकाने, भोजन के पाचन, गर्मियों के मौसम में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना, अंगूर के किण्वन, लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्र नम वायु में खुला छोड़ देना इत्यादि रासायनिक परिवर्तनों की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। और गर्मियों के मौसम में अगर हम कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। अगर आपको पता है, अगर हम गर्मी के टाइम पर अगर हम दूध को खुला छोड़ देंगे तो उसमें बैक्टीरिया बन जाएंगे और इससे हमारा दूध अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम उसको खुला नहीं छोड़ते गर्मी में। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है। इसमें कोई ना कोई तो परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं। नीचे वो प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अगर किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अगर वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही है या द्रव से गैस में परिवर्तित हो रही है, गैस से ठोस में परिवर्तित हो रही है या द्रव से ठोस में या ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है भैया। जब तक परिवर्तन है तब तक रासायनिक अभिक्रिया है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब तक परिवर्तन हो रहा है तब तक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और आपको ये भी समझना होगा कि वो परिवर्तन हो कौन सा रहा है, वो परिवर्तन रासायनिक होना चाहिए। वो अगर परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। आगे पढ़ते हैं। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है, अगर लाल से पीला बनना है, पीला से हरा बनना है रंग, तो कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकलना, उत्सर्जन, अगर हम दो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच में हम अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तापमान में भी परिवर्तन होता है। अब हमें ये दिक्कत आती है कि अगर लिखा है Mg+O2 2Mg+O2 उत्पाद 2MgO। अब हमें इसमें ये दिक्कत आती है कि हम ये कैसे बताएं कि इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अब हमको क्या समझना है, अभिकारक और उत्पाद समझना है। चलो अब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हाँ आ चुके हैं हम। थोड़े से ब्रेक लेने गए थे, मुँह में दर्द होने लगा था बोलने में। रासायनिक अभिक्रिया
हमने आपको क्या बताया कि भाई अब हम आपको अभिकारक उत्पाद बता रहे थे, ठीक है। अभिकारक वह होता है जिसमें अगर हम किसी वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं, किसी वस्तु में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, किसी वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं। अब मेरे मुँह से एक शब्द गलत निकला, आपको नहीं बोलना कि किसी वस्तु में परिवर्तन कर रहे हैं तो रासायनिक, ये बात तो गलत है भैया। परिवर्तन तो कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, स्थायी हो सकता है, उत्क्रमणीय हो सकता है, अनुत्क्रमणीय हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकती है, गैस का निकलना हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पर हमें क्या बोलना है, रासायनिक परिवर्तन। जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो हम हमेशा रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अभी हम हमारी क्या चले, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कभी भी भौतिक परिवर्तन नहीं आता है, रासायनिक परिवर्तन आता है हमेशा। अब आपको रासायनिक परिवर्तन के साथ रासायनिक लेके चलना है भैया। जब तक आप परिवर्तन के साथ रासायनिक नहीं लेके चलेंगे तब तक कहानी नहीं बनेगी। हाँ, मैं आपको अभिकारक बता रहा था, जिनमें वो परिवर्तन होता है, जिन दो वस्तुओं के बीच को मिलाने पर परिवर्तन होता है, किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने पर जब परिवर्तन होकर तीसरा पदार्थ मिलता है हमें। जिस पदार्थ में अगर हम परिवर्तन करते हैं, दो पदार्थों को मिलाते हैं तो हमें एक परिवर्तन होता है जिससे हमको एक नया पदार्थ मिलता है। तो जिन दोनों पदार्थों को हमने मिलाया, जिसमें परिवर्तन किया, हम उसको अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अब जब हमने इन दोनों पदार्थों को मिलाया तो हमें एक नया पदार्थ मिला, तो हम उसको उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद। अब आपको समझ में आ गया अभिकारक उत्पाद। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। रुक जाए अभी थोड़ा, मैं चैप्टर को खोल रहा हूँ। आपको मैं किताब दिखा नहीं सकता, उन्हें थोड़ी मेरे के लिए समस्या है। देखो दूसरा चैप्टर ये है, दूसरा पेज पर आ चुके हैं हम। अब रासायनिक अभिक्रियाएं समझेंगे, ठीक है। मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपको मेरा फोटो आ रहा है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि केमिकल रिएक्शन। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया की एग्जैक्ट परिभाषा याद होनी चाहिए। अब तक हम रासायनिक परिवर्तन समझ रहे थे, अब हम किस पर आए, केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया पर आ चुके हैं। हमें इसका परिवर्तन समझना होगा। इसकी हमें एग्जैक्ट डेफिनेशन जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम पेपर में लिखेंगे। तो पेपर में लिखे आएंगे रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते, तो हम आप क्या उत्तर में लिखे आओगे। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो गलत है भैया, गलत है भैया। जब वो रासायनिक अभिक्रिया बोल रहा है, आप उत्तर में भी वही लिख रहे हैं, तो ये तो प्रश्न हो गया उत्तर में। उत्तर कहाँ रहा, उत्तर में मतलब होता है एग्जैक्ट उत्तर। अब वो एग्जैक्ट उत्तर कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन कॉम्पेसिशन बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं हिंदी में पढ़ा। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है। अब जो मैंने ये बोली डेफिनेशन, वे क्रियाएं पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें गुणों संरचना में परिवर्तन होता है। ये कौन से में परिवर्तन होता है, ये रासायनिक में तो परिवर्तन होता है। ये रासायनिक की तो डेफिनेशन लिख दी और पीछे अभिक्रिया लगा दी, तो ये किसकी डेफिनेशन बनेगी, रासायनिक अभिक्रिया की। बनी या ना बनी, फिर दोबारा सुनते। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है तो वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन और रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। हमें नाभिकीय अभिक्रिया तो पढ़नी नहीं, हमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। बोलते बोलते दर्द होने लगता है, तुम्हें पता है। थोड़ा हम नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। कुछ अगर हम कुछ छोड़ के नहीं चलेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि नाभिकीय अभिक्रिया से भी आ सकता है, MCQ में, बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में किसके परमाणु भाग लेते हैं? नाभिक के परमाणु भाग लेते हैं। जब भैया नाभिकीय अभिक्रिया होगी तो उसमें नाभिक के परमाणु तो भाग लेंगे और क्या रासायनिक के लेंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो भैया रासायनिक के भाग लेंगे। आई बात समझ में? नाभिक अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन तथा रासायनिक अभिक्रिया जो 2 प्रकार की होती हैं उसमें नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। आ गई आपको समझने? आई होप समझ में आ गई होगी। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित होता है। जो ये नाभिकीय अभिक्रिया होती हैं इनमें परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित होता है ना, पूरा अभिक्रिया धुरी नहीं परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या होता है? एक प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नाभिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के 72 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 72 समझ रहे हैं? जैसे सोडियम का परमाणु, हमने कक्षा 9 में परमाणु संरचना वाला टॉपिक पढ़ा था। पढ़ा या नहीं पढ़ा? चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा। जब आपने नहीं पढ़ा तो अभी दिक्कत हुई आपको पहले परमाणु संरचना वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब हम सोडियम का परमाणु मॉडल बनाते हैं जिसमें 11 परमाणु होते हैं तो उसमें 72 में एक परमाणु आता है। तो जो वो 72 में एक परमाणु होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वही 72 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सबसे 72 कक्ष में आता है। वो एक इलेक्ट्रॉन वही रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं में भाग लेता है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं। परमाणु तो आपको पता ही होंगे अविभाज्य हैं। जब वे अविभाज्य हैं तो अविभाज्य के रूप में ही भाग लेंगे तथा उनकी निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। निजी स्वरूप होता है उनका, वो नष्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं किस पर? एक उदाहरण पर रासायनिक अभिक्रिया के एक उदाहरण लेते हैं। जब जिंक, तो थोड़ा और पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, आपको समझ में नहीं आया होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों के अणु सर्वप्रथम विभिन्न तत्वों के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह में विभक्त हो जाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाओं के भाग लेने वाले पदार्थ के अणु होते हैं वो विभिन्न तत्वों के परमाणु और परमाणुओं के समूह में विभक्त हो जाते हैं। इसके उपरांत परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह की पुनः व्यवस्था रिगेरमेंट होती है तथा नए अणु बन जाते हैं। इसमें क्या होती है कि पुनः व्यवस्था होती है और नए अणु बन जाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के मध्य बने कुछ पुराने बंध टूटे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के मध्य बने कुछ पुराने बंध टूटे जाते हैं और कुछ नए बंध बन जाते हैं तथा इस प्रकार के अणु दूसरे प्रकार के पदार्थों के अणुओं की संगठन संरचना में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पदार्थों के गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। जब वो भैया परिवर्तन होगा तो पदार्थ के गुण परिवर्तन नहीं हुए। जब पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसके गुण भी तो परिवर्तन होंगे, परिवर्तित होंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब हम जिंक ऑक्साइड में तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, जब हम जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, अब भैया क्या है? अम्ल होता है एसिड, जो हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल एवं क्षारक, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम आपको इतना ही बता सकते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल खाने में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खाने में खट्टे होते हैं। जब हमने जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम आपको दिखाएं रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है। देख सकते हैं आप रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये आप देख सकते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये है जब हम जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है।
जो हमारा जो जिंक ऑक्साइड होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2OSO4, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, अम्ल H2O, वो जल H2O। वो हम आपको समझाते हैं क्या। जब जिंक ऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, यहाँ से जल मुक्त हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने इसको इसमें मिलाया, जब हमने जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया तो यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन हुआ तो हमसे उसमें से एक नया पदार्थ मिला, जिंक सल्फेट, और उसके साथ साथ इसमें से जो जल था वो बाहर निकल गया, जो ये है H2O वाटर। अब आपको इसके लिए याद होना चाहिए कि जिंक ऑक्साइड को ZnO कहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं और जिंक सल्फेट को ZnSO4 कहते हैं और जल को H2O कहते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। आपको यही पता नहीं है कि इसके चिन्ह क्या हैं। ये आपको कक्षा 9 में पढ़ना होता है पर आपने पढ़ा नहीं। चलो मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो लाने की इसकी, ठीक है। अब हम नया वही टॉपिक पर आते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, क्यों होती हैं, हमने ये भी बता दिया कारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। और जो जिंक ऑक्साइड में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया ये कारक है और जिससे हमें जिंक सल्फेट मिला वो उत्पाद है और जल उससे वो कहते हैं छूट रहा है, मतलब कि प्राप्त हो रहा है हमको। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो हो क्यों रही है, क्यों होती है रासायनिक अभिक्रिया, इसका कोई कारण तो होता। आपने सोचा पूरी क्लास निकाल ली, आपने ये सोचा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि आपको पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग रहा तो आप सोचेंगे क्या घंटा। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों। रासायनिक अभिक्रिया होने के भी कुछ ना कुछ कारण होते हैं। अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमेशा उसके ना कुछ कोई कारण होंगे। किसी भी आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी चीज़ हो रही तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी चीज़ परिवर्तित हो रही है तो उसमें कोई ना कोई कारण हो रहा है, कोई ना कोई रीज़न है, इसलिए वो चीज़ परिवर्तित हो रही है। अब देखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की क्या रीज़न है, क्यों होती है परिवर्तित। अब रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। हम जानते हैं कि सभी भौतिक तथा रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो ऊर्जा के परिवर्तन के साथ ही संपन्न होते हैं, ये बिना ऊर्जा के संपन्न नहीं होंगे। यदि किसी निकाय तंत्र सिस्टम की ऊर्जा अधिक है तो वह कम स्थायी होता है तथा ऊर्जा कम है तो वह अधिक स्थायी होगा। अब बात आई समझ में, देखो अगर ऊर्जा अधिक है, अगर किसी परिवर्तन हो रहा है, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो अगर ऊर्जा अधिक है तो वो स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। अगर ऊर्जा कम है परिवर्तन में तो वो अधिक स्थायी होगा। आगे समझ, आगे चलते हैं। यदि एक चाक के टुकड़े को हाथ से छोड़ दिया जाए, एक चाक का टुकड़ा हो, हमने मान ली पेंसिल, अगर हम इसे हाथ से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह नीचे गिर जाता है। अगर हम इसे हाथ से छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, गिर गया नीचे। आगे देखते हैं, नीचे गिर जाता है। इसका कारण है कि हाथ में चाक के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा mgh, आपने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है, आपने कुछ पढ़ा है कक्षा 9 में, स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है यार कक्षा 9 क्यों, बेस है भैया, हाई स्कूल का बेस है कक्षा 9, पढ़ना स्थितिज ऊर्जा, किताब निकाल के 9 की। जब हम हाथ में से अगर पेंसिल छोड़ रहे हैं, जब ये इसमें चाक बोला है, हमारे पास चाक तो है नहीं कि हम चाक छोड़े, हमारे पास अभी पेंसिल है तो हम पेंसिल को ही नीचे छोड़ रहे हैं, उससे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब हम हाथ से पेंसिल को छोड़ रहे हैं तो हाथ में जो पेंसिल की स्थितिज ऊर्जा अधिक है। जो हम पकड़े हैं, ये पेंसिल पकड़े हैं, जब हमारी स्थितिज ऊर्जा पकड़ने की अधिक है तभी तो हम इसे पकड़े, नहीं अभी हमारी स्थितिज ऊर्जा कम होती तो वो लोग गिर गई होती। और जब तक हम जो पकड़ने की स्थितिज ऊर्जा को जब तक हम कम नहीं करेंगे तो अब तक वह गिरेगी नहीं। सही बात है गलत बात है, सही है कमेंट।
अधिक है तथा वह कम स्थायी है। स्थितिज ऊर्जा हमारी अधिक है, इसलिए कम स्थायी है। देख लिया आपने। सभी पदार्थ स्थायित्व प्राप्त करने की प्रकृति रखते हैं। तो सभी पदार्थ अपनी स्थायित्व मतलब कि स्थायी अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः जो चाक का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, मतलब कि पेंसिल जो है नीचे गिर जाती है, इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो अब समझो, ये हमारी पेंसिल है जब नीचे गिर जाती है, इसी का उदाहरण लेकर उसने बताया है कि इस प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभाव में से एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। समझो भैया, समझो। कम रहते। इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थों को ताप, दाब या अन्य कारकों के प्रभावों के एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, जब उनको किसी ताप, दाब, किसी न किसी चीज़ के संपर्क में लाया जाता है तो वे स्थायित्व प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब आप किसी क्या हो गया, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी ताप, दाब या किसी और वस्तु के पास ले जाते हैं तो अपने पुराने स्थायित्व मतलब कि स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक नई चीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब नई वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसका आपने मतलब समझा। अब तक मैं पढ़ा चुका कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, आपने मतलब समझा। मैं इतना पढ़ा चुका, आपने मतलब समझा नहीं समझा होगा, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हैं तो क्या समझा होगा आपने। मैं समझाता हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका मतलब आपने नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि वे जो मैंने आपको बताया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं, किसी वस्तु के संपर्क या पदार्थ के संपर्क, जैसे दाब, ताप के संपर्क में आते हैं, तो एक नया पदार्थ मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपनी पुरानी स्थायित्व मतलब स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के कारण उनको एक नया पदार्थ प्रदान करना पड़ता है। अब देखो, अब इसका रीजन आ गया सामने। सब रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका मतलब है कि जो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, मैग्नीशियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं, तो अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक नया पदार्थ बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब वे नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं तो इसमें एक हमारी अभिक्रिया हुई है। और अभिक्रिया क्यों हुई है वो मैंने आपको बता दिया, अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त करने के लिए हुई है। अब आपको समझ आ गया कि अभिक्रिया क्यों होती है। अपनी प्रारंभ की अवस्था को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, परिवर्तन पढ़ लिया, कौन कौन से प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमने 2 प्रकार के पढ़े, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। फिर हमने ये जाना कि परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है, रंग भी बदल सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकती है, बहुत सारी वस्तुओं में परिवर्तन हो सकता है। फिर हमने ये देखा रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। फिर हमने एक उदाहरण भी दिया आपको रासायनिक अभिक्रिया का। जब हम जिंक ऑक्साइड में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और जल वहाँ से मुक्त होता है, ये हमने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका बहुत बड़ा रीज़न दिया मैंने आपको। पेंसिल गिराकर स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी बताया। तो मेरी तरफ से बस आपसे यही उम्मीद है कि आपको खास समझ में आया होगा। अब मैं अगली क्लास लेके आऊँगा रासायनिक समीकरण की, ठीक है। बस आपसे यही उम्मीद है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं अगली क्लास ला सकता हूँ। मैं भी कोई ज़्यादा बड़ा तो हूँ नहीं, मैंने पढ़ चुका हूँ, मैं ये चीज़ें पढ़ चुका हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। आप हाई स्कूल कर रहे हैं, मैं भी हाई स्कूल करने वाला हूँ, कभी की नहीं है मैंने हाई स्कूल। आप समझ रहे हो कि मैंने हाई स्कूल कर ली है। मेरी उम्र पता कितनी है? सन 2011 है।
मेरी जन्मतिथि है तो आप लगा सकते हैं मेरी उम्र कितनी है। संध्या 26 चल रही है तो आप मेरे कमेंट में बताना मेरी उम्र कितनी है। तो देखता हूँ आपकी गणित कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी अच्छी है आपकी गणित, तो आप बताना। और मैंने 9th के अभी मैंने पेपर नहीं दिए हैं, तब मैं आपको हाई स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। बस मैं आपको अपनी मुझे इच्छा हुई आपको बताने की, तो मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगे तो आगे मेरी क्लास को बढ़ाना और तरक्की पाना, बस आपसे यही उम्मीद है। जय श्री राम। अगली क्लास लाएंगे जल्दी। बाय बाय। हेलो भाई लोगों, जैसा कि हमने तुमसे कहा था कि मैं आपकी दूसरी क्लास लेके आऊँगा। पहले चैप्टर की जो लेके आ चुका हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, जिसका मैंने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा दिया था, रासायनिक अभिक्रियाएँ क्यों होती हैं। अब मैं रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो जुड़ जाएँ और चैनल को और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ऐसी इसकी पुरानी वीडियो चाहिए वो मेरे चैनल पर मिलेगी, ठीक है। मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। हेलो भाई, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आपको मेरा उर्दू आ रहा है, ठीक है। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ पहले वो बताता हूँ। मैं आपको आज पढ़ाऊँगा रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। फिर मैं आपको बताऊँगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। फिर बताऊँगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है ये भी बताऊँगा मैं। फिर मैं तुमको कंकाली रासायनिक समीकरण भी बताऊँगा। ये चीज़ें बताने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। मैं चाहूँगा कि क्लास छोटी हो, क्लास ज़्यादा बड़ी होती है बच्चे देख नहीं, वो क्लास ज़्यादा बड़ी होती है। आप मेरे साथी हैं, मेरे मुँह से गलत निकल गया है सब, मेरे साथी भाई बहन देख नहीं पाते हैं। आगे की क्लास देखते हैं। हमें कहाँ से शुरू करना है? रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जिंक और जल बनाता है। मैंने आपको जब रासायनिक अभिक्रियाएं बताई थी तब मैंने आपको पिछली क्लास में एक उदाहरण भी दिया था। जब हम जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो हमें एक रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है, जिससे हमें एक जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, जल। फिर मैंने आपको उसके संकेत भी बताए थे कि जिंक ऑक्साइड के ZNO होते हैं और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के H2O SO4 होते हैं, और कहते हैं जिंक सल्फेट के ZnSO4 होता है, और जल के H2O वाटर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये सब चीज़ें पिछली क्लास में बता दी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था रासायनिक अभिक्रियाएँ क्यों होती हैं, इनका कारण क्या है, क्या रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न था, मैंने वो आपको बताया है। आप जाके ज़रूर पिछली क्लास ज़रूर देखें, ठीक है। और शुरू करते हैं हम अपना रासायनिक समीकरण। जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। जो जिंक ऑक्साइड होता है, जब वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तब वो हमको जिंक सल्फेट प्रदान करता है, और उससे हमें जल भी प्राप्त होता है। कितनी, देखो क्या क्या चीज़ है। जो जिंक ऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से वो कर रहा है पहले तो अभिक्रिया, फिर हमको प्राप्त हो रहा है जिंक सल्फेट, फिर उसके बाद हमको जल प्राप्त हो रहा है। अभी अभिक्रिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब दो वस्तुएं आपस में मिलकर अभिक्रियाएँ करती हैं, दो पदार्थ जब आपस में मिलकर अभिक्रियाएँ करते हैं तो वह अभिकारक कहलाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका। तो इसमें अभिकारक क्या होगा आप कमेंट में बताना। जब हम जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और जल मिलता है, तो इसमें हमारा अभिकारक उत्पाद क्या होगा। चलो अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करें और कमेंट में बताएं। अब चलो आप मेरा आंसर चेक करें, अपने आंसर से मेरा आंसर चेक करें। मेरा आंसर ये है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिन दोनों पदार्थों में मिलकर अभिक्रिया हो रही है, हम उस पदार्थ को ही अभिकारक कहते हैं। समझ में आया? चलो एक बार समझो। जब जो दो पदार्थ होते हैं जिनको मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थों को मिलाने पर अभिक्रिया होती है, उन पदार्थों को ही अभिकारक कहते हैं। आया समझ में? जब हम जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं
तो अब हमको जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। और अभिक्रिया किस में हुई? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में हुई। तो हम अभिकारक किसको कहेंगे? जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब हमें प्राप्त किया, जब हमने इसके अभिक्रिया कराई जिंक ऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमें प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट और जल प्राप्त हुआ। अब जब ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो रही हैं तो ये उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाए? उत्पाद। जो चीज़ हमें अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। समझ में आ गई? और अपना आंसर मिला सकते हैं कमेंट बॉक्स से कि जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक तो अभिकारक है और जिंक सल्फेट और जल उत्पाद है। ठीक है। अब ये जो अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये शब्द समीकरण लिखा है ये कैसा लिखा है। जो शब्द समीकरण मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा आगे, और देखते हैं कि इस अपक्रिया को बाकी के रूप में, जो मैंने अभी अपक्रिया बाकी के रूप में बताई, जो मैंने आपको बाकी एक स्टेटमेंट के रूप में बताई कि हम जब जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और संग में जल प्राप्त होता है। तो मैंने ये कथन के साथ कही थी। ये बात बहुत बड़ी हो गई ना हो गई। अब मुझे यही बात छोटे शब्दों में लिखनी है। जब हम किसी बात को छोटे शब्दों में लिखते हैं तो हमारे पढ़ने के लिए भी आसानी होती है, सभी लोगों के लिए आसानी होती है। आपको भी आसानी होती होगी, कमेंट में बताना। तो जब ये वाक्य बड़ा लगा तो हमने इसको एक शब्द समीकरण के रूप में परिवर्तन करना चाहा। तो आगे क्या है वो पढ़िएगा। इस अपक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जो बात मैंने आपको बताई वही इसी में लिखी है। जब हम किसी वाक्य को अपक्रिया को जब हम वाक्य के रूप में लिखते हैं तो विवरण बहुत बड़ा हो जाता है, जो हमको समझ नहीं आता है। तो हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले शब्द समीकरण में लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैं उसको दिखा दे रहा हूँ शब्द समीकरण किस प्रकार का है। ठीक है, देख लीजिएगा। देख सकते हैं आप उस शब्द समीकरण को इस प्रकार लिखा है जो मैंने आपको बताया था। अभी बताया था कि मैंने आपको बताया था कि ये जिंक ऑक्साइड को मिलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और इससे जो प्राप्त होता है वो जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होता है और इसको हम अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था। अब आप आगे का देख सकते हैं। मैं आपको बोलकर समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ सकते हैं मेरी बात से। ठीक है। अब आगे क्या है? आगे है कि अपक्रिया के संक्षिप्त समीकरण को, इस संक्षिप्त शब्द समीकरण जो हमने ये आपको दिखाया इसे क्या कहते हैं? अपक्रिया का संक्षिप्त शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है। अपक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अपक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको अभिकारक और उत्पाद पहले बता दिया था या नहीं? बता दिया था। पर अभी ये बताएंगे तो ये आपको बाद में बताएंगे। इस किताब के अनुसार पढ़ोगे तो ये आपको बाद में बताएंगे। तो मैं किताब के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, देख लो। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, मैंने आपको बताया था कि जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। वही इसमें लिखा है, कोई नई चीज़ तो है नहीं है। अपक्रिया में जब हम जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं कि इनका रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम इन दोनों को अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं। इस अपक्रिया से जिंक सल्फेट और जल ये दोनों नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी। ये दोनों नए पदार्थ बनते हैं या प्राप्त होते हैं, इन्हें उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। उत्पाद मतलब कि प्राप्त हुआ जो फल है उसे क्रियाफल या उत्पाद कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम क्रियाफल भी कह सकते हैं। उत्पाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसे हम इंग्लिश में प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। एक तीर के चिन्ह द्वारा अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को दिखाया जाता है। एक जो तीर का चिन्ह होता है उसके द्वारा हम अभिकारकों के बीच में उत्पाद परिवर्तन को दिखाते हैं, जो हम आपको वैल दिखा रहे हैं। ये तीर का चिन्ह आप देख सकते हैं कि जो ये तीर का चिन्ह है ये दर्शाता है अभिकार के उत्पाद के बीच का परिवर्तन। ठीक है। और ये प्लस का चिन्ह है, सो इन दोनों के बीच का वो दिखाता है कि इन दोनों को लिखने का तरीका है ये। और इन दोनों को भी लिखने का तरीका ये प्लस का चिन्ह नहीं है। देखो है या नहीं है? आप बोल के समझ सकते हैं। मैंने आपको दिखा दिया, मैं बोलूँ उससे समझने के प्रयास करें।
मैंने आपको बता दिया कि जो तीर होता है उसके द्वारा हम अवकारकों के उत्पाद के परिवर्तन को दिखाते हैं और अवकारकों के बीच में योग का चिन्ह लगाया जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो जिसमें अवकारक जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल थे, जिसमें हमने प्लस का चिन्ह लगाकर उनके दोनों को लिखा था। और इनके लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं भी आपको। और उनके बाईं ओर अगर उत्पाद अगर दो हैं, दो या दो से अधिक, तो उनको भी हम प्लस के चिन्ह से लगा कर लिखते हैं, जैसे मैंने अभी लिख कर दिखाया था आपको। तो जो तीर का सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है और ये उत्पाद को ही दर्शाता है। तो मैंने आपको क्या टॉपिक क्लियर किया? अभी टॉपिक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछा है तो आप ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक या निरूपण रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर कोई बाकी के रूप में लिखा है तो हम उसको छोटा करके शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसमें जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसे अवकारक कहते हैं और उससे प्राप्त पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया टॉपिक। अब हमारा टॉपिक आता है एक और, रासायनिक समीकरण को लिखना। सॉरी, अभी तो हम क्या कर रहे थे कि रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिख रहे थे, पर इससे भी अच्छा है कि हम इसको संकेत के रूप में लिखें तो और छोटा हो जाए। तो हम छोटे के रूप में लिखते हैं, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को लिखना। तो इसमें भी यही दिया है कि अगर हम शब्दों के स्थान पर रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त बना देता है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम वहाँ पर प्रतीकों और चिन्हों का अगर प्रयोग करते हैं तो रासायनिक समीकरण को बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त बना देता है और हम इससे ज़्यादा संक्षिप्त नहीं लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण को। और जो ये होगा वो उपरोक्त शब्द समीकरण को तब हम इस प्रकार बताते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ZnO H2SO4 ZnO H2O, इसको हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड, इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे कहते हैं हम जिंक सल्फेट और इसे जल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को हम जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल से वो करवाते हैं रिएक्शन तो हमको जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। लिखने का तरीका तो वही है, लिखने का तरीका चेंज नहीं होगा, चेंज बस होगा कि जो हमने अभी यहाँ पर शब्द के रूप में लिखा था उसे हमें प्रतीक के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? प्रतीक के रूप में। अब ये डेफिनेशन में ये देखो मैं छोटी बताई थी और बड़ी में लिखी है, आप अपनी इसे कॉपी पे लिख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दी है। यहाँ से करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आपको काम देगी। अब आप आ जाते हैं हमारे पास, हमने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, वो मैं एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ डेफिनेशन को। डेफिनेशन ये है कि अगर अतः वो प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा, प्रतीक मतलब प्रतीकी तो है, जिंक ऑक्साइड का प्रतीकी तो है ZnO, और क्या है? प्रतीकी है, चिन्ह बोल सकते हैं, प्रतीक बोल सकते हैं। अणुसूत्रों मतलब कि जब हमने H2SO4 लिखा वहाँ हमने H ना लिखकर जबकि हमने वहाँ पर हाइड्रोजन का H ना लिखकर हमने H2SO4 लिखा। यहाँ पर हमने अणुसूत्रों का प्रयोग किया। अणुसूत्रों का मतलब H में 2 का प्रयोग, H का सूत्र 2 का प्रयोग करेंगे और S का 1 और O का 4 प्रयोग करेंगे तो हमारा तन सल्फ्यूरिक अम्ल का ये निर्देशांक मतलब कि प्रतीक बनेगा। तो हमने इसमें अणुसूत्रों का प्रयोग भी किया, वही हमने डेफिनेशन में लिख दिया। प्रतीक और सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को उन जो प्रतीक और अणुसूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? ये अगर आप भूले तो बहुत गलत बात है, हमने आपको पहले बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक बार आप समझने का प्रयास करें। प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
अगर हम उसको प्रतीक को और सूत्रों को रासायनिक अभिक्रिया प्रतीक और सूत्रों द्वारा अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समीकरण के द्वारा अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। आ गया समझ में? अब कोई पूछेगा रासायनिक समीकरण तो बता दोगे? ठीक है। आपको अगर पढ़ाई कैसी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक लाइक करें, बस आपके ऊपर निर्भर है। संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व। अब हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए? रासायनिक समीकरण कवर कर लिया, रासायनिक समीकरण को लिखना भी कवर कर लिया। अब हमारा के 2 टॉपिक कवर हो गए। अब हमारा तीसरा शुरू होता है संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब तक हमने रासायनिक अभिक्रिया को पहले वाक्य के रूप में लिखना सीखा, फिर हमने उसको शब्दों के रूप में लिखना सीखा, फिर हमने उसको प्रतीकों के और समीकरण के रूप में लिखना सीखा। अब क्या करना सीख रहे हैं? अब हम उसको बैलेंस करना सीख रहे हैं। अब हमको बैलेंस करना आना चाहिए। समीकरण को जब तक बैलेंस नहीं करोगे तब तक समीकरण गलत है आपका। समीकरण को बैलेंस करना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको समीकरण का बैलेंस करना नहीं आ पाया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैं आपको महत्व बता रहा हूँ संतुलित समीकरण अगर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है, क्यों करते हैं, क्यों इसका क्या महत्व है, अभी तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूँ, तो महत्व बता रहा हूँ। संतुलित करना तो बाद में सिखाऊंगा मैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका क्या महत्व है। अगर क्वेश्चन में आए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है तो आप जो मैं आपको बता रहा हूँ सरल शब्दों में वो लिख के आ सकते हैं, आपके नंबर कोई नहीं खाता। उपरोक्त समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। अब ये समीकरण लिखा था ZnO + H2SO4 और इधर अवकारक लिखा था और इधर जो उत्पाद लिखा था उसमें लिखा था ZnSO4 + H2O। अब मैं आपको कॉपी में लिख के बता रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको वो करना भी बता दूंगा, संतुलित करना भी। अभी रुक जा, मैंने कॉपी लिया हूँ, कॉपी पे लिख के बताऊँगा तो आपको सही समझ में आ जाएगा। अब सिखाएंगे हम रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना। मैं कॉपी ले आया हूँ। ये है मैग्नीशियम कि जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो। मैग्नीशियम लिखने में दिक्कत आ रही होगी, मैंने फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। मैं नया कंटेंट है मेरा। ये ऑक्सीजन है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। हमारा सही, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरे बोलने से तो समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं समझ में आ रहा हो तो ऑक्साइड। तो मैंने आपको इसके नाम भी बता दिए कि ये मैग्नीशियम है। जब हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, जो ये मैग्नीशियम है ये है मैग्नीशियम, इसके परमाणु की संख्या 1 है। इसमें एक ही जब इसमें परमाणु की संख्या यहाँ जो नीचे लिखा होता है, ऐसे इसमें 2 लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है, जहाँ जो यहाँ नीचे लिखा होता है परमाणु संख्या उसे कहते हैं इसकी परमाणु संख्या कितनी है। इसमें केवल कुछ नहीं लिखा है तो हम इसकी 1 लेके चलते हैं। तो इसमें क्या है, 1 ले ली, 1 ले ली। और जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो इसमें हमारी 2 परमाणु संख्याएँ 2 हैं, 2 ले ली। और जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें मैग्नीशियम की केवल 1 है और ऑक्सीजन की केवल 1 है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि मैग्नीशियम की यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम की 1 है, लेकिन ये तो जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कब मानते हैं, जब दोनों पक्षों के परमाणु संख्या बराबर हो। इधर जो मैग्नीशियम लिखा है और इधर के मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जब तक बराबर नहीं होती तब तक हम उसको समीकरण संतुलित नहीं कहेंगे। यहाँ पर जो मैग्नीशियम लिखा है इसकी परमाणु संख्या 1 है और यहाँ भी 1 है,
तो ये तो संतुलित हो गया। ये मैग्नीशियम तो संतुलित है क्योंकि इसकी दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर है। ना ऑक्सीजन है इसकी तो 2 परमाणु संख्या है और इधर 1 ही है, ये संतुलित नहीं हुआ क्योंकि इधर तो 2 है, इधर 1 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी को संतुलित करना सीखना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब जब हम इसको संतुलित करना सीख जाएंगे तो हम बड़े बड़े समीकरणों को भी संतुलित करना सीख जाएंगे। अब तक मैंने आपको ये बताया कि समीकरण को संतुलित समीकरण संतुलित कब होता है, मैंने आपको बताया है। ये तो असंतुलित समीकरण है। मैं आपको एक संतुलित समीकरण का एग्जांपल देता हूँ, वो मैं आपको संतुलित करके दिखाऊंगा। असंतुलित का देखें, अगर जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिलता है। ये है हमारा कार्बन, ये हमारा ऑक्सीजन, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम सी को वो कार्बन को जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसमें कार्बन की परमाणु संख्या कुछ नहीं है तो हम इसमें 1 लेंगे, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है। यहाँ पर कार्बन की 1 है, यहाँ कार्बन की 1 ही है। और ये ऑक्सीजन की 2 है, ऑक्सीजन की 2 है। तो यहाँ तो हमारा समीकरण संतुलित है। देखो यहाँ पर कार्बन की 1 है, जहाँ पर कार्बन की 1 है, जो संतुलित है। जब यहाँ ऑक्सीजन की 2 है, जहाँ 2 है, जहाँ 2 है, तो ये हमारा समीकरण कैसा है? संतुलित है, बैलेंस है, बैलेंस। अब आपको समझ में आ गया कि बैलेंस समीकरण और अनबैलेंस समीकरण क्या होता है, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये समीकरण बैलेंस है और ये अनबैलेंस है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पता चला कि परमाणु संख्याएं अगर बराबर नहीं है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 है, वहाँ पर 1 है, और तो ये समीकरण असंतुलित होगा। अगर यहाँ पर परमाणु की संख्या बराबर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्बन की 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की 2 है, तो हम इसको संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब आपको पता चलेगा संतुलित और असंतुलित संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होता है। अब हम आपको दिखाते हैं संतुलित कैसे करते हैं। अभी तो हमने आपको संतुलित असंतुलित बताया कि क्या होता है। अब आपसे कोई संतुलित असंतुलित पूछे तो ये होता है कि जब इधर के जो LHS और RHS जो हमने पढ़ा होगा सिद्ध करते टाइम गणित में, जब दोनों के मान बराबर हों तो हम उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आपको समझिए संतुलित समीकरण कब होता है? जब दोनों बच्चों के मान बराबर हों, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर हों। अब मुझे पता नहीं यहाँ राइट हैंड साइड होगी, यहाँ होगी, कन्फ्यूजन है, आप देख लेना। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इधर लिख लेता हूँ, मैग्नीशियम के जितने भी हैं वो लिख सकते हैं आप। यहाँ मैग्नीशियम के 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन के 2 हैं या नहीं, और एक तरफ ऑक्सीजन के 1 है, वो मैं आदमी कर लूँगा। अब वहाँ पर आपको यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन के 2 ही तो करने हैं। यहाँ पर जब आपको ऑक्सीजन के 2 करने, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 हैं, हम यहाँ तो 1 कर नहीं सकते हैं आप ऑक्सीजन के। हमको समीकरण को बराबर करना है, हमको इसको बराबर करना है इसके। तो हम यहाँ तो या यहाँ 2 कर लो या यहाँ 1 कर लो, तब बराबर होगा हमें, क्योंकि मैग्नीशियम तो बराबर है, हमें ऑक्सीजन को ही तो करना है तो ऑक्सीजन को करेंगे। हमारा मैग्नीशियम तो बराबर, मैग्नीशियम को छोड़ो, ऑक्सीजन को करना है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ 1 है। चाहे आप इससे 1 कर लें, चाहे आप इसे 2 कर लें। यहाँ 1 करना तो असंभव है, ये आपको भी पता होगा। यहाँ तो हम यहाँ 2 कर लेंगे। तो हमें यहाँ 2 करने के लिए ऑक्सीजन के लिए क्या क्या गुणा करने पड़ेगा? 1 का करने पड़ेगा। 1 का हम गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो हमें क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस O2 2MgO। अब आप कहेंगे यहाँ O के नीचे 2 क्यों नहीं आया? O के नीचे 2 क्यों नहीं आया? O के नीचे 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जो 2 लिखा है वो हमें पूरे के लिए लिखने पड़ेगा, पूरे के लिए।
जितना है पूरे के लिए लिखने पड़ेगा। दो, अब यहाँ हम ये नहीं कि 2 ऑक्सीजन के लिए लेंगे, 2 मैग्नीशियम के लिए नहीं लेंगे, हमें यहाँ 2 मैग्नीशियम के लिए भी लेने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन के लिए भी लेने पड़ेंगे। तो हम इसे हमेशा ऐसे बाहर लिखते हैं, यहाँ ऐसे नहीं लिख देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं आप ठीक है, ऐसे नहीं लिख देना कभी भी। तो हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, O2। अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम संतुलित हो गया, क्योंकि अभी तो संतुलित था, क्योंकि अभी मैग्नीशियम के इधर तो एक रह गए और इधर 2 हो गए, क्योंकि 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 होंगे, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 होंगे। अब यहाँ 1 रह गया मैग्नीशियम का, यहाँ 2 हो गए। अभी भैया गड़बड़ हो गई, तो हम यहाँ तो 1 कर नहीं सकते, तो हम यहाँ 2 करेंगे। अब यहाँ 2 करने के लिए हम मैग्नीशियम के 1 में 2 का गुणा कर देंगे। जब हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 लग जाएंगे। 2 जब आगे लग जाएंगे तो ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ना कि वहाँ जगह नहीं रही है। 2Mg + O2 अवक्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है 2Mg, कल लग गया क्या, 2MgO। अब आपको समझ में आ गया। जब हम ये आप देख सकते हैं मैंने संतुलित किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ सकते हैं, आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जब हमने मैग्नीशियम को पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, फिर हमने मैग्नीशियम को। इसी प्रकार आपको हर एक समीकरण ऐसे ही संतुलित करना होता है, ठीक है। अब आप इसको चेक करेंगे कि अभी भी ये संतुलित है असंतुलित है कि नहीं। बच्चों को दावत होगा तो मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं। अब आप ये मत कहना कि ये 2 इसके लिए इसके लिए कोई नहीं, 2 पूरे के लिए होगा जब ये बाहर लिखा है। अगर यहाँ 2 लिखा होता तो ये मैग्नीशियम के लिए होता, अगर ये बाहर लिखा है तो ये पूरे के लिए होगा। तो ऑक्सीजन के भी 2 गए, मैग्नीशियम के इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ये बराबर है, संतुलित है भैया। ऑक्सीजन के इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, समीकरण संतुलित है। मतलब कि इसके भी यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। तथा ये समीकरण संतुलित होकर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2Mg + O2 2MgO। M बनी है, ठीक है, जल्दी जल्दी बन गई है MgO। अब ये समीकरण कैसा हो गया, बैलेंस। अभी ये हमारा असंतुलित समीकरण क्या था, ये था। हमने इसको इतनी प्रोसेस के बाद क्या कर दिया, संतुलित कर दिया। ये होगा इसका संतुलित समीकरण, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। और हमने आपको संतुलित करना भी सिखा दिया, अब ये चैप्टर में है, ठीक है। अब आप संतुलित समीकरण को समझ गए होंगे आई होप। पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ। उसको आपको उस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करके लाना है, ठीक है। कर लाएंगे, बताओ कर लोगे या नहीं, पहले तो याद कर लोगे या नहीं, कर लोगे। चलो, जब अभी तक हम जिंक वाला लेके आ रहे थे, जिंक ऑक्साइड वाला, अभी तक हम उसे पढ़ रहे थे। अरे यार गलत लिख गया, ZM लिख गए। इसे कट करते हैं, इसे नहीं लिखना है। जब हम अभी तक क्या कर रहे हैं, देख लूँ, मुझे गलत हो जाए शायद आपका। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जिंक ऑक्साइड को जब हम H2SO4 से रिएक्शन करवा रहे तो हमें तो जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा था। क्या और अरे यार N बन जा, जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा था। क्या हो रहा था, जिंक सल्फेट प्राप्त हो रहा था। और इधर H2O जल प्राप्त हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब आपको कमेंट में बताना है, कमेंट गलत लिख गई, डबल M होगी, चल देख लेना। कमेंट में बताना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। कमेंट में बताना है, ओके। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि समीकरण संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित कैसे करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की है आपको सिखाने में, ठीक है मेरे भाइयों, आपको समझ में आ चुका है, ठीक है।
समीकरण संतुलित कैसे करते हैं और संतुलित क्या होता है समीकरण। हमने आपको दो चीज़ें बताई अभी तक कि समीकरण संतुलित कैसे होता है, वो समीकरण संतुलित कैसे पहचानेंगे कि समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको ये एक उदाहरण लेके ये भी बताया कि हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ये भी बता दिया मैंने आपको। और मैंने कोई बड़ा उदाहरण नहीं लिया था, मैं छोटा उदाहरण लिया था क्योंकि आपको समझ में आए। बड़ा उदाहरण लेता तो मैं आपको समझ में नहीं आता। जब तक आपको छोटी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आपको बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको संतुलित समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया, असंतुलित समीकरण को संतुलित करना सिखा दिया। तो आई होप आप, अगर मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, इसमें थोड़ा थ्योरी के रूप में बताया है कि ऐसे ऐसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो मैं आपको ऐसे पेन पेंसिल लेके इस थ्योरी के अनुसार न बताकर मैंने आपको सादा के रूप से बता दिया। तो अनुमान है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं आप खुद ही ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं पढ़ा के, आपको जो शॉर्ट में पढ़ा दिया उसे याद रखें, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको ये बता दे रहा हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, ठीक है। उपरोक्त समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। जो मैंने आपको दिखाया था, बताया अभी तक, जब तक हम दोनों तीर के ओर के दोनों के परमाणु अभिकारक और उत्पादों के बीच के परमाणुओं की संख्या की पहले तुलना करें। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर है तो वो संतुलित होगा, अगर उसी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो वह असंतुलित होगा। यही इसमें दिया है, तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व की संख्या की तुलना करें, वो हम कर चुके हैं अभी। और फिर उसके बाद तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है या असमान, ये आपको बताना है, ठीक है। इसलिए अगर इसमें यह भी दिया, अगर परमाणुओं की संख्या समान है, जो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, मैग्नीशियम की 1 है उधर और ऑक्सीजन की 1 थी, तो वह संतुलित था। उसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं थी, वही इसमें लिखा, अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित होगा। और मैंने एक उदाहरण संतुलित वाले का भी दिया था, कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको दिया था कि उसमें कार्बन की 1 ही परमाणु संख्या आई और उधर भी कार्बन की 1 ही थी और उधर ऑक्सीजन की 2 थी, उधर भी 2 थी। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या समान थी, इसलिए समीकरण वह कैसा था, संतुलित था, ठीक है। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया वो जरूर करना है कमेंट में। अब चलो आगे चलते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, वही बात इसमें लिखी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नवनिर्माण होता है और ना ही कभी भी विनाश होता है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। अगर कार्बन 40 ग्राम का है और ऑक्सीजन 20 ग्राम का है, तो जब वह दोनों अभिक्रिया करेंगे तो जो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसका जो इधर के अभिकारकों का योग उसके योग के बराबर होगा। मतलब कि कार्बन का 40 ग्राम और ऑक्सीजन का 20 ग्राम मिलाकर 7 ग्राम हुआ द्रव्यमान। अगर उधर ही हम जब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वो देखेंगे, अगर हम द्रव्यमान, तो वो भी 7 ही ग्राम मतलब कि बराबर होगा। या आप परमाणुओं की संख्या के अनुसार देख सकते हैं, जैसे कार्बन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो दोनों मिला के 3 हो गई इधर, और उधर कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 2 मिला के 3, दोनों परमाणु संख्या बराबर है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। आपके देखने का नज़रिया जैसे आपको समझने आना चाहिए, बस आप उस तरीके से देखें, ज़रूरी नहीं है मेरे तरीके से देखें, आपको समझना आना चाहिए। वही चीज़ इसमें लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नवनिर्माण होगा और ना ही कभी भी विनाश होगा। द्रव्यमान का ना ही नया निर्माण होता है, मतलब कि दोनों ओर के द्रव्यमान बराबर होते हैं और न ही उसमें कोई नया निर्माण हो जाएगा, क्योंकि नहीं कोई नया निर्माण हो जाए, 1/7 हो 1/70 हो तो वह द्रव्यमान ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, वो संतुलित नहीं होगी, असंतुलित होगी अगर ऐसा हो रहा है तो। और नहीं उसमें विनाश होता है, नहीं आप विनाश कर सकते हैं कि 1/7 है और 1/50 कर दो, मतलब कि 10 माइनस कर दो,
वो भी नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर ऐसा होता तो तो वह समीकरण असंतुलित होगा और वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान होते हैं वो अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब आ जाते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, स्केटल केमिकल इक्वेशन, जो मैंने आपको बताई थी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का जब हम ऑक्सीजन से वो करवाते हैं रिएक्शन तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हमने संतुलित करके दिखाया। ये कंकाली इसलिए बोला है क्योंकि यह असंतुलित समीकरण है। अब जब हम इसे संतुलित करेंगे तो इसे समीकरण को संतुलित किया गया। अब हम ये थ्योरी के रूप में लिखा है। मैंने जो आपको थ्योरी के रूप में लिखकर ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तीर इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बता रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में दोनों की तीर के निशान की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। उसमें O की और तीर के निशान के बाईं ओर O की परमाणु संख्या 2 है, जबकि इधर एक ही है, जबकि दाईं ओर एक ही है। और इस प्रकार समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। वही बात है जो मैंने आपको भी बताया। इस प्रकार समीकरण के दोनों के द्रव्यमान बराबर नहीं है। जब समीकरण के एक तरफ 2 है एक तरफ 1 है तो बराबर कैसे हो जाएगा। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, आ गए थे मेरे बाबा जी, ठीक है। वीडियो बनाने नहीं देते घर वाले, इसलिए। संख्या 1 है। इस प्रकार समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। जब एक तरफ O की संख्या 2 है और एक तरफ 1 है तो जब संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान भी बराबर नहीं है। समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको कैसा कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यह संतुलित नहीं होता है, ये संतुलित नहीं है, मतलब ये असंतुलित है। अतः वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो मैंने डेफिनेशन ये इसमें दी है वो मैं बता रहा हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण की वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के परमाणु संख्या के दोनों पक्षों के परमाणु संख्या का मान बराबर होता है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है तो वह कौन सा समीकरण कहलाता है? संतुलित। और जब दोनों ओर की बराबर नहीं होगी तो असंतुलित कहलाएगा। अब मैं असंतुलित को संतुलित करना मैंने आपको सिखा दिया, वो आप सीख गए हैं, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपसे कहा था कि कंकाली रासायनिक समीकरण तक मैं पढ़ाऊँगा, वहीं तक पढ़ाया है। आगे की वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। और आपको बताइए कि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको कैसी लग रही है क्लास। अगर अच्छी लग रही तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं भी आप ही जैसा हूँ। आपने हाई स्कूल कर रहे हैं, मैंने करी नहीं है, मैं भी हाई स्कूल में आऊँगा। मैं भी जानता हूँ कि हाई स्कूल में बोर्ड के पेपर हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं, इसलिए मैंने भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर के कारण। मेरे अभी 9th के पेपर नहीं हुए हैं, मैं अभी 9th के पेपर दूंगा। मैं अपने हालचाल आपको बताते ही रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मैं आगे उठना चाहता हूँ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। आपसे मेरी उम्मीद रहेगी अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है क्लास पर तो अगली क्लास जल्दी आएगी, ठीक है। राम राम।